हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, उसकी विशेषता, महत्व तथा सीमाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके ही साथ साथ समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, उसका क्षेत्र, समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं, समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाओं के बारे में भी हमने क्या किया है जी, अध्ययन किया है ना। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्ले स्टोर में जाकर उस वीडियो को जो है आप देख सकते हो। दोस्तों, आज हम व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र की पारस्परिक निर्भरता, अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र को जो है समष्टि अर्थशास्त्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है और समष्टि अर्थशास्त्र जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपकी एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से ही जो है एक नया वीडियो बनाने का मोटिवेशन प्राप्त होता है। देर ना करते हुए हम देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र को समष्टि अर्थशास्त्र का सहारा क्यों लेना पड़ता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला है, देखो, एक फर्म अथवा उद्योग द्वारा श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी केवल उस फर्म अथवा उद्योग में श्रमिकों की मांग पर निर्भर नहीं करती, बल्कि दूसरी स्थानीय फर्मों में दी जाने वाली मजदूरी तथा संपूर्ण अर्थव्यवस्था में प्रचलित सामान्य मजदूरी की दर पर निर्भर करती है। इसका आशय क्या है, देखो, जैसे मान लेते हैं कोई फर्म जो है किसी शहर में स्थापित करता है। मान लेते हैं एक व्यक्ति है और उसने जो है क्या किया, फर्म का निर्माण किया। अब फर्म बनाएगा तो क्या करेगा जी, वो अपने यहाँ जो है बहुत सारे लोगों को मजदूर रखेगा, है ना। तो जब बहुत सारे लोगों को मजदूरी पर रखेगा तो उसे क्या देना पड़ेगा, मजदूरी देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या वो अपने मनमाने तरीके से मजदूरी दे देगा, क्या नहीं देगा ना। अर्थात उस आसपास के इलाके में, ठीक है, उस आसपास के इलाके में, अर्थात बी फर्म कितना मजदूरी दे रहा है, सी फर्म कितना मजदूरी दे रहा है, डी फर्म कितना मजदूरी दे रहा है, इसका पहले क्या करेगा, वो आकलन करेगा और उसके बाद जो है क्या करता है, वो मजदूरी दर का जो है निर्धारण करता है। उसी को कहा गया है कि एक श्रमिक को दी जाने वाली मजदूरी उसी फर्म द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता, बल्कि उसके आसपास में जो अन्य फर्में होती हैं उस फर्मों को ध्यान में रखकर ही मजदूरी दर का निर्धारण किया जाता है। तो इस तरह से एक फर्म हमारा क्या हो गया, व्यष्टि हो गया, और एक से अधिक फर्म का हम ध्यान रख रहे हैं तो हमारा क्या हो गया जी, समग्र हो गया। तो इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को जो है समष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेना पड़ता है। दूसरा है, देखो, वस्तु के मूल्य निर्धारण करते समय, ठीक है, वस्तु के मूल्य निर्धारण करते समय भी जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र को समष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेना पड़ता है। जैसे एक फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु का मूल्य केवल उस फर्म के लागत द्वारा ही निर्धारित नहीं होता, बल्कि यह दूसरी फर्म द्वारा लिए जाने वाले मूल्य पर भी क्या होता है जी, निर्धारित होता है। इसका अर्थ क्या है, देखो, मान लेते हैं आपने जो है एक कुर्सी का निर्माण किया, ठीक है, एक कुर्सी का जो है क्या किया, निर्माण किया, और इस कुर्सी की लागत जो है मान लेते हैं कितना आता है जी, एक कुर्सी बनाने में आपको 100 रुपये आता है। ठीक है, तो आप जो है चाहते हो कि मैं जो है कितना रखूं, 500 रुपये रखूं, तो आप रख सकते हो क्या, नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि मान लें उसी क्वालिटी का जो कुर्सी है किसी अन्य दुकान में, अर्थात बी, सी और डी दुकान में जो है 250 या 300 रुपये में क्या हो रहा है जी, बिक रहा है। ठीक है, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, अपने कुर्सी का जो मूल्य है वो 250 या 300 रुपये के आसपास ही रखना पड़ेगा। तो उसी को कहा गया है कि यदि आपने किसी वस्तु का उत्पादन किया है और उस उत्पादित वस्तु का मूल्य निर्धारण करना चाहते हो, तो आपको जो है दूसरी फर्म जो है कितनी मूल्य निर्धारित कर रही है उसको आधार मानकर ही, ठीक है, आप अपने उत्पादित वस्तु के मूल्य को जो है निर्धारित करोगे। तो इस तरह से एक फर्म व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक से सारे अधिक फर्म समष्टि अर्थशास्त्र, अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र को जो है समष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेना पड़ता है। तीसरा है हमारा, एक फर्म अथवा उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु की बाजार में बेचे जा सकने वाली अधिकतम मात्रा केवल उस वस्तु की कीमत पर निर्भर ना होकर समाज की कुल क्रय शक्ति पर भी क्या करती है, निर्भर करती है। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो गया जी, तो इसका अर्थ क्या होता है, देखो, कि आपने जितनी वस्तु का उत्पादन किया है ना, मान लेते हैं आपने जो है 1000 टन क्या किया है, कुर्सी का निर्माण किया है, और चाहते हो कि इस 1000 टन को जो है मैं क्या करूं, बेच डालूं। संभव है क्या, नहीं,
क्यों संभव नहीं है? क्योंकि समाज में जो है, ठीक है, उस 1000 टन कुर्सी की मांग ही नहीं है। अर्थात समाज की क्रय शक्ति ही क्या नहीं है, कुल क्रय शक्ति कितनी नहीं है जी? कुल क्रय शक्ति जो है 1000 टन के बराबर नहीं है। तो इस तरह से कहा गया है कि आप किसी वस्तु को बाजार में बेचने जा रहे हो तो आपने कितनी वस्तु का उत्पादन किया है वो मैटर नहीं करता, बल्कि मैटर करता है कि उसमें समाज की खरीदने की शक्ति क्या है, समाज की कुल क्रय शक्ति कितनी है, उस पर जो है क्या होती है जी? निर्भर करती है। अर्थात आप एक फर्म हो, अर्थात व्यष्टि हो, है ना, और आपने जो है क्या किया, समाज के कुल क्रय शक्ति को आधार मानकर अपनी वस्तु का उत्पादन किया, अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करके आपने अपने यहाँ वस्तु का उत्पादन किया। तो इस तरह से व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है समष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेता है। फिर देख लेते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र जब मजदूरी की दर का निर्धारण करती है, अर्थात जब कोई व्यक्ति अपने फर्म में अब एक नया फर्म खोलता है और उस पर जो है बहुत सारे मजदूरों को नौकरी पर रखता है, तो कितना मूल्य दूं, उनको जो है मजदूरी कितना दिया जाए, वो अन्य आसपास की जो अन्य फर्में हैं उनकी मजदूरी दर पर जो है निर्भर होता है। दूसरा, उत्पादित वस्तु का मूल्य, आपने किसी वस्तु का उत्पादन किया और उसकी लागत क्या है उस पर निर्भर नहीं करता, बल्कि जो आसपास के फर्म हैं उस वस्तु पर को जो है कितनी मात्रा में बेच रहे हैं, कितने मूल्य पर बेच रहे हैं, उस पर निर्भर करता है। ठीक है, उसी के साथ तीसरा था हमारा कि आपने कितनी वस्तु का उत्पादन किया, ये मैटर नहीं करता है, बल्कि समाज में उस वस्तु की कितनी मांग है ना, उस पर जो है क्या होती है, आपकी वस्तु बिकने का सवाल उठता है। ठीक है, तो इस तरह से व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है वो समष्टि अर्थशास्त्र की सहारा लेता है। उसी प्रकार जो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र है वो भी क्या होता है जी, वो भी जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेता है। तो वो कैसे? सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होने पर यह आवश्यक नहीं है कि सभी वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो। वास्तविक स्थिति जानकारी के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेना आवश्यक होता है। देखो, सामान्य कीमत स्तर मतलब क्या होता है जी, कि एक वर्ष में औसतन वस्तु का मूल्य, वो क्या होता है, हमारा सामान्य कीमत स्तर होता है। ठीक है, एक वर्ष में जो हमारे सभी वस्तुओं के मूल्य हैं, उस वस्तु के मूल्य को हम क्या मानते हैं, सामान्य मूल्य स्तर मानते हैं। और एक वर्ष में कितने हैं, हजारों वस्तु के मूल्य होते हैं, है ना। अब हजारों वस्तुओं के मूल्य को हम क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं और उसका औसत निकालकर जो है सामान्य मूल्य की गणना करते हैं। ठीक है, तो एक वर्ष में कुछ वस्तु के मूल्य क्या होते हैं जी, बढ़ जाते हैं, कुछ वस्तु के मूल्य क्या होते हैं, स्थिर रहते हैं, और कुछ वस्तु के मूल्य क्या होते हैं जी, नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, क्या बोला कि हो सकता है कि इस वर्ष में जो है 2023-24 में जो है, हम जैसे भी टमाटर का मूल्य ले लें, है ना, टमाटर का मूल्य जो है लगातार क्या होते जा रहा है जी, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, दाल और तिलहन का मूल्य क्या है जी, स्थिर है। ठीक, जबकि जो है जो तेल पदार्थ है उसका मूल्य क्या हो रहा है, नीचे गिरते जा रहा है। तो क्या होगा, सामान्य मूल्य स्तर की वास्तविक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक वस्तु के मूल्य का जो है जानकारी प्राप्त करना पड़ेगा, तभी जो है हमें क्या हो सकता है, वास्तविक सामान्य मूल्य प्राप्त हो सकता है। तो उसी को कहा गया है कि सामान्य कीमत स्तर ज्ञात करने के लिए हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र की सहारा लेना पड़ता है, एक एक फर्म की, एक एक वस्तु की कीमत की जानकारी लेना पड़ता है, तभी जो हम क्या कर सकते हैं, सामान्य कीमत स्तर की वास्तविक स्थिति के बारे में ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है, सभी वस्तुओं की मांग में वृद्धि होने पर यह आवश्यक नहीं कि सभी उद्योगों के उत्पादन समान रूप से क्या हो, वृद्धि हो, क्योंकि जिन उद्योगों में उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू हो रहा हो उनके लिए उत्पादन वृद्धि करना लाभप्रद होगा, परंतु जिन उद्योगों में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो रहा हो उनके लिए उत्पादन वृद्धि करना क्या होगा जी, हानिकारक होता है। देखो, इसका अर्थ क्या होता है कि उत्पत्ति वृद्धि नियम मतलब क्या हो गया, कि जिस अनुपात में उत्पादन के साधनों की मात्रा में वृद्धि कर रहे हो, है ना, उससे अधिक मात्रा में जो है उत्पादन प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्पत्ति वृद्धि नियम कहते हैं। ठीक है, उत्पत्ति ह्रास नियम अर्थात आप श्रमिक तो बढ़ा रहे हो लेकिन उस हिसाब से जो है आपको लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्पत्ति ह्रास नियम कहते हैं जी। ठीक है, तो सभी वस्तुओं की मांग में वृद्धि होने पर आवश्यक नहीं है कि सभी उद्योग के उत्पादन में क्या हो सके, समान रूप से वृद्धि हो सके। जैसे हम कहें कि वर्तमान समय में, ठीक है, और वर्तमान समय में जो है कपड़े की मांग वृद्धि हो गई, है ना, कपड़े की मांग जो है क्या हो गई जी, बढ़ गई। ठीक, हम ये माने कि सत्र 2023-24 में जो कपड़े का मांग है वो क्या हो गया जी, लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्या ज़रूरी है
कि देश में जितने भी कपड़े के क्या बोलना चाहिए फर्म हैं, वे सभी अपनी उत्पादित जो है बढ़ाएंगे, अपने उत्पादन को बढ़ाएंगे क्या? नहीं, है ना। क्योंकि जो फर्म लाभ में चल रहे हैं वे तो अपनी फर्म को बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, अपने उत्पादन को बढ़ाएंगे। लेकिन जो फर्म पहले से ही हानि में चल रहे हैं, क्या वे फर्म अपनी उत्पादन को बढ़ाएंगे क्या? नहीं बढ़ाएंगे ना। तो इसी को कहा गया है कि हमें वास्तविक उत्पादन की मात्रा ज्ञात करने के लिए, ठीक है, क्या करना पड़ेगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेना पड़ता है। लास्ट है राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए, है ना। तो राष्ट्रीय आय की गणना तब तक संभव नहीं है जब तक कि व्यक्तिगत लोगों की आय तथा व्यक्तिगत उत्पादकों के उत्पादन को ज्ञात करके उनका योग न किया लिया जाए, ठीक है। अर्थात देखो, राष्ट्रीय आय मतलब वो क्या होता है? एक देश की संपूर्ण लोगों की आय जो है हमारी क्या कहलाती है जी? राष्ट्रीय आय कहलाती है। तो राष्ट्रीय आय का संबंध किससे होता है? समष्टि अर्थशास्त्र से होता है। लेकिन जब तक हम प्रत्येक व्यक्ति के बारे में अध्ययन न कर लें, है ना, एक व्यक्ति की आय कितनी है, एक व्यक्ति कितनी वस्तुओं का उत्पादन करता है, एक व्यक्ति कितनी वस्तुओं पर खर्च करता है, वो किन किन वस्तुओं का उत्पादन करता है, जब हम इन सारे चीज़ों का डाटा कलेक्शन नहीं करेंगे तब तक जो हमें राष्ट्रीय आय की गणना नहीं कर पाएंगे। तो उसी को कहा गया है कि राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए हमें किसकी सहायता करना पड़ता है जी? तो सहायता लेना पड़ता है हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र की, ठीक है। तो इस तरह से समष्टि अर्थशास्त्र, चाहे सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन करना हो, चाहे देश में वास्तविक उत्पादन की मात्रा की याद करना हो, चाहे देश में राष्ट्रीय आय गणना करना हो, समष्टि अर्थशास्त्र को व्यष्टि अर्थशास्त्र की सहारा लेना पड़ता है। दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही, है ना। आगे हम कल की जो वीडियो आएगी उसमें हम आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, अर्थशास्त्र की प्रकृति या स्वभाव, अर्थात अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला है, ठीक है, इसके साथ साथ अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान या आदर्श विज्ञान है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि यहाँ से भी जो है कई बार 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। फिर बोल रहा हूँ, वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।